कहानी की शुरुआत किम नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो हर रोज अपने सपने में एक बच्चे को उस पर चिल्लाते हुए देखता है क्योंकि किम उसकी आंखों में देखकर उसकी मौत का पता लगा सकता था। किम को यही सपना पिछले 20 सालों से लगातार दिख रहा था। सुबह उठने के बाद वह मैडम जुंग से मिलने जाता है जो किम से अपने बेटे की मौत के बारे में जानना चाहती थी कि उसकी मौत कैसे होगी, क्योंकि किम किसी की भी आंखों में देखकर उसकी मौत का पता लगा सकता था। किम मैडम जुंग से उनके बेटे की फोटो मांगता है और कहता है कि वह किसी का भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन वह इतना जरूर बता सकता है कि उसकी मौत कैसे होगी, लेकिन वह उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वापस घर पहुंचने पर किम से मिलने उसकी सेक्रेटरी यूनवो और साथ ही उसके टीचर बैक आते हैं जो कि व्हीलचेयर पर बैठे थे और उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता था। वह किम से पूछते हैं कि उसने मैडम जुंग को उनके बेटे की मौत के बारे में क्यों नहीं बताया। किम बताता है कि उनका बेटा संगमेन उसे किडनैप कर लेगा और उसकी मौत उसके सामने ही होगी। ये सुनने के बाद यूनवो उससे वादा करती है कि वह सेफली घर लौट आएगा। इसके बाद कुछ लोग किम को किडनैप कर लेते हैं और उसे अपनी गैंग के सीक्रेट ठिकाने पर ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और कुछ लोग उससे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कौन मारेगा। किम उन्हें बताता है कि कुछ ही देर में यहाँ दूसरी गैंग के 12 लोग गन्स के साथ उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे और तभी दूसरी गैंग के लोग आ जाते हैं और संगमेन के लोगों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि किम को भी कंधे में गोली लग जाती है और दोनों गैंग एक दूसरे को खत्म करने में लग जाती हैं। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जब किम मैडम जुंग से मिलने गया था तब किम ने कहा था कि उसके बेटे को दिल का दौरा पड़ेगा और वह उसी की वजह से मारा जाएगा। मैडम जुंग किम से अपने बेटे की मदद करने के लिए कहती है तो वो कहता है कि वह सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है जो किस्मत को नहीं बदल सकता। इसके बाद वापस से हम देखते हैं कि संगमेन ने दूसरी गैंग को खत्म कर दिया है और जब उसका सामना आखिरी आदमी से होता है तब किम उसे चेतावनी देता है कि अगर वह उस व्यक्ति को मार देगा तो वह खुद भी मर जाएगा। हालांकि संगमेन किम की बात पर यकीन नहीं करता और वह आखिरी सदस्य को भी मार देता है, जिसके बाद उसे दिल का दौरा पड़ता है जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें किम बेहोशी की हालत में मिलता है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिसकी वजह से वह बच गया था। दूसरी तरफ पुलिस डिटेक्टिव जुनून को गैंगवार के बारे में एक कॉल आती है और उसे पता चलता है गैंगवार में काफी लोग मारे गए हैं लेकिन उनमें से एक जिंदा बच गया। इसलिए जुनून और उसकी टीम उस जिंदा बचे आदमी से मिलने अस्पताल जाती है जो कि किम ही था और उसका इलाज किया जा रहा था। जुनून के अस्पताल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि किम वहां से निकल गया है। यह सुनते ही जुनून और उसकी टीम किम को पकड़ने के लिए उसकी कार का पीछा करने लगती है। कार में उसकी सेक्रेटरी यूनवो भी होती है जो कि कार चला रही थी। जुनून ने यूनवो को कार से बाहर निकलने को कहा, लेकिन यूनवो कहती है कि किम बेगुनाह है और वह कोई गवाह या गैंग का आदमी नहीं है जिसे वह पकड़ने के लिए आए हैं। तब किम कार से बाहर आता है और जुनून को घूरते हुए देखता है। किम के साथ ऐसा पहली बार हुआ था जब वह जुनून की मौत नहीं देख सका। किम जुनून से कहता है कि अगर वह बात करना चाहती है तो पहले उसे यूनवो से बात करनी होगी, उसके बाद वह जुनून से बात करेगा। इसके बाद जुनून गैंगवार में इस्तेमाल हुए हथियारों की जांच करने लगती है जिसमें उसे किम की बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिलती है। बुलेट प्रूफ जैकेट देखकर जुनून को डाउट हुआ कि किडनैप होने से पहले ही किम ने बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे पहन ली थी। दूसरी तरफ किम खुद को मिरर में देख रहा था और वो कंफ्यूज था कि वह जुनून की मौत के बारे में कैसे नहीं जान पाया, जबकि वह खुद की आंखों में देखकर अपनी मौत के बारे में भी जान सकता था। इसी दौरान हम मैडम जुंग को देखते हैं जो अपने बेटे के डेड बॉडी को देखने के बाद डिटेक्टिव जुनून से मिलती है। मैडम जुंग जुनून से कहती है कि वह अपने बेटे के शव का टेस्ट नहीं करवाना चाहती और किम को अपने बेटे की मौत का कारण बताती है। और घर जाते समय मैडम जुंग किम को फोन करके बताती है कि उन्होंने जुनून को उसके बारे में सब बता दिया है कि वह किसी की भी मृत्यु के बारे में पहले ही बता सकता है, इसलिए जुनून उससे मिलने कल जरूर आएगी। अगले दिन जुनून और उसकी टीम किम से मिलने आती है, लेकिन किम दिखावा करते हुए उन्हें बताता है कि वह लोगों की मौत की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता और उसे बस गलत टाइम पर गलत जगह से किडनैप कर लिया गया था। जुनून के बुलेट प्रूफ जैकेट वाले सवाल पर वह कहता है कि वह हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट इसीलिए पहनता है क्योंकि वह बहुत एक्शन मूवीज देखता था जिन्हें देखकर उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का शौक हो गया था। पूछताछ करने के बाद जुनून वहां से चली जाती है, लेकिन उनके पास एक फोटो छोड़ जाती है। यून वो फोटो देखकर किम से कहती हैं कि जुनून ने किम का टेस्ट लेने का प्लानिंग बनाया है। फोटो देखने के बाद किम उस लेडी की मौत का कारण जानकर शॉक रह जाता है। जुनून को किम की एबिलिटी पर भरोसा था, इसलिए उसके बयान लेने के लिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है।
हालांकि किम कोई भी जवाब नहीं देता और सिर्फ अपनी किडनैपिंग के बारे में ही बताता है। जाने से पहले किम जुनून को उसकी छोड़ी हुई फोटो वापस देता है, लेकिन तभी जुनून उससे पूछती है कि किम ने उस फोटो में क्या देखा, जिस पर किम उसके बारे में ना जानने का नाटक करता है और बताता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल फोटो है। दूसरी तरफ डेली न्यूज के ऑफिस में जम के बॉस ने एक मीटिंग रखी थी कि क्या उन्हें गैंगवॉर के बारे में न्यूज जारी रखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि केस का इंचार्ज डिटेक्टिव जुनून ने अभी तक केस के बारे में कुछ नहीं बोला था। जुम बताता है कि वो जुनून को पहले से ही जानता है। तभी एक और रिपोर्टर कहते हैं कि डिटेक्टिव जुनून डोनल नाम के एक डिटेक्टिव की बेटी है, जिसने पिल्डो मर्डर केस की जांच की थी और उस वक्त जुनून एक छोटी बच्ची थी। पिल्डो हाल ही में जेल से छूटा था, इसलिए जुम के बॉस ने संगमेन के गैंगवार के बजाय पिल्डो की स्टोरी को कवर करने का फैसला किया। तभी जम की बेटी मीजन को दिखाया जाता है, जो एक कैफे से अपनी माँ के बर्थडे के लिए केक ले रही थी और उसी कैफे में किम भी बैठा था। तभी उसकी नजर मीजन की आंखों पर पड़ती है और वो उसकी डेथ के बारे में देखता है, जहां जुनून को मीजन की बॉडी एक बॉक्स में मिलती है और जुनून उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी सांसें काफी पहले रुक चुकी थीं। जम का बॉस अपने रिपोर्टर्स को बताता है कि पिल्डो डिमेंशिया और लंग कैंसर से पीड़ित था। जम सोचता है ये कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगी अगर वो इस मुद्दे को जुनून से जोड़ दे। 20 साल पहले पिल्डो पर 7 लड़कियों की हत्या का आरोप लगा था और उनमें एक विक्टिम जुनून की माँ भी थी, क्योंकि जुनून की मॉम की डेथ पिल्डो के अरेस्ट होने से पहले हुई थी और पिल्डो को मिडनाइट किलर भी कहा जाता था क्योंकि उसके सभी विक्टिम्स की मृत्यु आधी रात हो ही चुकी थी। दूसरी ओर किम मीजान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ उसका फोन मिलता है जो कि केक के पास में पड़ा था, जो मीजन अपनी मॉम के लिए लेकर जा रही थी। इसी दौरान मीजन की माँ हुआन उसका इंतजार कर रही थी और काफी ज्यादा देर होने के बाद वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। तब वो अपने हस्बैंड जम को फोन करके बताती है कि शायद मीजन गायब हो गई है। जम को लगता है कि शायद मीजन ने अपना फोन गिरा दिया होगा, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर रही है और हुआन को बाद में कॉल करने के लिए बोलता है। उसके बाद हुआन किम से मिलती है, जो इसे ढूंढते हुए उसके घर की तरफ पहुंच गया था। उसके हाथ में मीजान का फोन था। वो उसे बताता है कि मीजान ने एक केक भी खरीदा था और उसका फोन उसे केक के पास पड़ा हुआ मिला था। तब हुआन उससे पूछती है कि वो यह सब कैसे जानता है, लेकिन किम उसे मीजन के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब हुआन को लगता है कि किम भी किडनैपर के साथ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी किम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हुआन को पुलिस स्टेशन ले जाता है। जुनून रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मीजन की तलाश करने लगती है और कैफे के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें मीजन किसी के साथ जा रही थी। उसके बाद वो किडनैप वाली जगह पर चले गए, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। फिर जुनून मीजान की मॉम को घर जाने के लिए बोल देती है और उसे उनकी कॉल का इंतजार करने के लिए कहती है। उसके बाद जुनून किम से कहती है कि वो मीजान की डेथ के बारे में जानता है, तो वो उन्हें मीजान के बारे में बताए कि वो कहाँ है और उसे बचाने में उनकी मदद करे। ये सुनने के बाद किम मान जाता है। किम बताता है कि मीजान एक पुरानी फैक्ट्री के खंडर में जिंदा दबी हुई है और उसके पास एक फोन है और वो आधी रात में मर जाएगी। जुनून उसे बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश करेगी, क्योंकि किम डेथ के बारे में देख तो सकता है, लेकिन वो किसी की किस्मत नहीं बदल सकता था। और जैसा किम ने मीजन के बारे में बताया था, वहीं उसी जगह मीजन दबी हुई थी और उसके पास में फोन भी रिंग कर रहा था। मीजन फोन रिसीव करके हेल्प भी मांगती है, लेकिन तभी कॉल कट हो जाती है। मीजन काफी बार कॉल करने की कोशिश करती है और आखिर में पुलिस को कॉल लग जाती है और अपने किडनैपिंग के बारे में बताती है। जम की वाइफ उसको कॉल करने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी बेटी की किडनैपिंग के बारे में बता सके, लेकिन जम फोन रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि वो किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखने में बहुत ज्यादा बिजी था। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसकी बेटी ही किडनैप हुई है। जुनून मीजन की माँ को बताती है कि मीजन ने उनसे कांटेक्ट किया है। ये सुनकर हुआन रोने लगती है, लेकिन जुनून उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे अपनी बेटी की खातिर मजबूत रहने को कहती है। फोन पर मीजन अपनी माँ के बर्थडे पर मरने के लिए उससे माफी मांगती है, जिस पर मीजन की माँ उसे शांत रहने को कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पास आ रही हूँ। इसके बाद जुनून ने किम को मीजन की फोटो दिखाई और उसे कहा कि वह उसके बारे में जितना जान सकता है वो सब उन्हें बता दे, ताकि मीजान बच जाए, और इसके लिए उसे जो कुछ भी करना होगा उसे करने का वादा करती है। किम अपनी पावर के जरिए मीजान को बचाने के लिए सब जानने की कोशिश करता है और उसे कई सारी चीजें दिखाई देती हैं, जिसमें उसे एक जगह दिखाई देती है जहां ठीक आधी रात को ट्रेन की हॉर्न की आवाज आती है।
इसलिए वो उस जगह के आसपास के गोदाम को ढूंढने के लिए मैप को ट्रैक करते हैं और कुछ ही देर में वो गोदाम तक पहुंच जाते हैं। फिर जुनून किम के साथ मिलकर उस जगह को ढूंढना शुरू कर देती है जहां मीजन को दबाया गया था। जुनून को मीजन का एक जूता और कुछ पैरों के निशान मिल जाते हैं और फिर कुछ ही दूर पर उन्हें एक दबा हुआ संदूक भी मिल जाता है। पुलिस तुरंत उसे खोदकर बाहर निकालती है। ये वही संदूक था जिसमें मीजान बंद थी और जैसा कि किम ने जुनून को मीजान के बारे में बताया कि वो उसे बचाने की कोशिश करेगी और जुनून वही करती है। वो मीजान को बचाने के लिए उसे CPR देना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस चीफ जुनून के नोट्स देखता है जिस पर मीजन के माता पिता का नाम लिखा था, जिसे देख उसे याद आता है कि जुम वही आदमी है जिसने 20 साल पहले मिडनाइट किलर के मामले को कवर किया था। पुलिस चीफ जम को फोन करके बताता है कि जो लड़की किडनैप हुई है वो उसकी बेटी है। इतना सुनते ही जुम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भागते हुए हुआन के पास जाता है जो घटनास्थल के पास खड़ी रो रही थी और उम्मीद कर रही थी कि मीजान जिंदा बच जाए। जुनून मीजन को बचाने की काफी कोशिश कर रही थी और आखिरकार मीजन बच जाती है। इसके बाद हुआन अपनी बेटी से मिलती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इस बीच किम मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे अब तक यही लगता था कि किसी की भी किस्मत को बदला नहीं जा सकता है और ये पहली बार था जब जुनून के उपस्थिति में किम की भविष्यवाणी गलत हुई थी। उसके बाद मीजन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है मगर जुनून अभी किडनैपिंग एरिया के पास ही रुकती है और बाकी डिटेक्टिव्स को किडनैपर के पैरों के निशान दिखाते हुए कहती है कि वो निशान जानबूझकर छोड़े गए हैं। फिर जुनून किम के पास जाती है और उसे बताती है कि जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिस पर किम भी हाँ में जवाब देता है। हालांकि वह उसके सामने घबराया हुआ महसूस कर रहा था। दूसरी ओर जम हॉस्पिटल में अपनी बेटी के पास खड़ा था और खुद को दोषी और शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला था कि मीजन किडनैप हो गई थी। इसके बाद जम पुलिस चीफ से बात करने के लिए जाता है तो पुलिस चीफ उससे कहता है कि वह अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा रहा है, जिसे सुनकर जम अपनी बेटी की तरफ से उसे थैंक यू बोलता है। जम पुलिस चीफ को बताता है कि 20 साल पहले जब वह एक रिपोर्टर था तब वो अस्पताल में मिडनाइट किलर की 7 लड़कियों के साथ हुए अत्याचार की तस्वीरें ले रहा था तो कुछ समय बाद किसी ने कमरे में घुसकर उस लड़की की हत्या कर दी, जिसके बारे में जानकारी लेने के लिए पीड़िता के पिता पुलिस स्टेशन गए। वो जानना चाहते थे कि अपराधी को उनकी बेटी के रूम नंबर के बारे में कैसे पता चला। उस वक्त जूम को एहसास हुआ कि यह उसकी गलती थी, क्योंकि उसके ही आर्टिकल में पीड़िता का रूम नंबर लिखा गया था। इसी दौरान हम जुनून को देखते हैं जो किम को अपने साथ घर लेकर जा रही थी। तब जुनून उससे पूछती है कि क्या वो उनके साथ काम करना जारी रखेगा और उसने मीजन की किस्मत कैसे बदल दी, जिस पर किम उससे कहता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा। अगले दिन जुनून जूम को बात करने के लिए बुलाती है। वो उसे 20 साल पहले लिखे गए आर्टिकल के बारे में बताता है जिसमें उसने मिडनाइट किलर के 7वें विक्टिम की तस्वीर दिखाई। जूम का मानना था कि शायद उसकी बेटी की किडनैपिंग के पीछे इसी विक्टिम के पिता का हाथ है, क्योंकि 20 साल पहले जम के आर्टिकल की वजह से उसकी बेटी की जान गई थी और उसने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप कर लिया था। लेकिन जुनून जूम की बात से सहमत नहीं होती है और उससे कहती है कि उसे पता है किसी अपने के बारे में जम के लिखे गए आर्टिकल को पढ़ना कैसा होता है। जुनून को जम का लिखा गया आर्टिकल याद आता है जिसमें उसने उसके पिता के बारे में लिखा था और उनकी भयानक लगी चोटों की तस्वीर दिखाई थी। जम को अपने की पर पछतावा होता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि उसी लड़की के पिता ने बदला लेने के लिए मीजन को निशाना बनाया है। उसका कहना था कि 20 साल पहले जिस लड़की का अपहरण किया गया था वो भी मीजन की तरह केक खरीदने गई थी। तब वो जुनून को लड़की के पिता का नाम होंग जोंगो बताता है। उसके बाद जुनून उस आदमी के बारे में सर्च करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि होंग जोंगो कुछ दिन पहले ही घर छोड़कर चला गया था। हालांकि पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है। जब वो उसे ढूंढने हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आज सुबह उसकी डेथ हो गई। इस बीच किम को दिखाया जाता है। युनवो भी उसके साथ थी। वो जोंगो की बेटी के आर्टिकल के बारे में पढ़ रहा था। जोंगो की बेटी की तस्वीर देखकर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का कातिल दोक्यान है, न कि जो पिल्दो। तभी किम मीजान की फोटो दोबारा देखने को कहता है। उसे लग रहा था कि मीजान की जान अभी भी खतरे में है, क्योंकि उसके साथ वही हादसा दोबारा भी हो सकता है। दूसरी तरफ जुनून हॉस्पिटल की छत पर बैठकर अपने पिता की तस्वीर से बात कर रही थी। उसके पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अचानक उनके दुनिया से चले जाने की वजह से वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए वो रोने लगती है। तभी उसके हाथ से फोटो छूट जाती है और उस फोटो को डोक्योन पकड़ लेता है, जो एक फोरेंसिक डॉक्टर होता है। उसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। डोक्योन अंदाजा लगाता है कि वो यहाँ मीजन की सिक्योरिटी के लिए रुकी है,
दूसरी ओर पुलिस चीफ किम से खुश नहीं थे और टीम लीडर हान पर किम की भविष्यवाणियों पर विश्वास करके मामले को खराब करने का आरोप लगाते हैं। पुलिस चीफ का कहना है कि अगर किम को पता है कि पीड़ित कब और कहां मरेगा तो किम या तो किलर का एक साथी है या अपराधी। उसके बाद किम को मीजन की फोटो देखने पर पता चलता है कि वो हॉस्पिटल के एक रूम में है और एक आदमी जो फेस मास्क लगाए हुए था वो मीजन को मारने की कोशिश कर रहा था। खुद को बचाने के लिए मीजन उसका मास्क खींच लेती है। तब पता चलता है कि अपराधी डोक्योन था जो किम को हमेशा उसके सपनों में दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक निशान भी था। डोक्योन किम से कहता है कि जब तक वो अपने किसी खास इंसान को नहीं खो देता तब तक उससे अलग नहीं हो सकता और तभी किम उसके दर्द को समझेगा। तभी किम घड़ी की ओर देखता है। उसे पता चलता है कि अब ज्यादा समय नहीं है। वो टीम लीडर हान को बताता है कि जल्द ही मीजन को मार दिया जाएगा और किलर को वो अच्छे से जानता है और वो उससे 20 साल पहले मिला था। इसके बाद हान जूनन को फोन करके बताता है कि किम ने फिर से मीजन की डेथ होते हुए देखी है और उसे वापस पुलिस स्टेशन आने को कहता है। जूनन कॉल कट करती है और दोक्योन को गुड बाय बोलकर वहां से वापस हॉस्पिटल आने लगती है। किम ने टीम लीडर हान को बताया कि वह 20 साल पहले अपने टीचर बेक के साथ अनाथालय जा रहा था, तब वो अपराधी से मिला था। किम उस आदमी को ढूंढने का इरादा करता है और वो हान को उस अनाथालय का पता लगाने को कहता है, लेकिन पूछने पर पता चलता है कि वो अनाथालय बंद हो चुका है। जिसके बाद हान उससे पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढना चाहता है। तब किम उसे बताता है कि वो उस आदमी की डेथ से जुड़ा हुआ है क्योंकि उसने किम को किडनैप कर लिया था और बाद में पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद उसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस चीफ किम की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो उसकी कही बात को साबित करने के लिए उसे प्रूफ देने को कहता है। कुछ ही देर में जुनून भी वापस आ जाती है और वो किम का टेस्ट लेने पर गुस्सा करती है, लेकिन हान उससे कहता है कि किम को मीजन की किडनैपिंग के बारे में कैसे पता चला। इसलिए जुनून किम के सामने कुछ फोटो लेकर जाती है और उसे उन सभी की डेथ का रीजन पूछती है। किम एक एक करके उन सभी की डेथ का कारण बता देता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन सभी की डेथ के बारे में वो सब पहले से ही जानते थे। जिसके बाद किम ने जुनून से पूछा कि उसने उसे अपनी माँ की तस्वीर क्यों दी। तभी किम उसकी मॉम के बारे में बताने लगता है और सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ जुनून की माँ एक बिस्तर पर लेटी हुई थी और बराबर में उनके पति भी थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम जुनून रखा और उसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। किम की बात को सुनकर टीम लीडर हान को एहसास होता है कि उसने सब कुछ सच बोला है, क्योंकि जुनून की मॉम की डेथ के वक्त वो उनके पास ही था। किम बताता है कि उसने इस बार अस्पताल में फिर से मीजन की मौत देखी, लेकिन उनका मानना है कि वे कोशिश करें तो इसे रोक सकते हैं। दूसरी तरफ पुलिस चीफ किम की बताई गई 20 साल पहले की कहानी से कंफ्यूज हो गया था। तब उसे 20 साल पहले की घटना याद आती है जब वो पिल्डो को इंसिडेंट वाली जगह लेकर गया था और वहीं पर पीड़ित को दफनाया गया था। उस वक्त पिल्डो बहुत कंफ्यूज लग रहा था और तभी उसने अपने बेटे यन दोक्यान को देखा, जिसका उस समय असली नाम हुनू था। उसके बाद पुलिस चीफ ने अनाथालय में जुनून को हुनू से बात करते देखा था, जबकि प्रेजेंट में उसे बताया गया था कि 15 साल पहले आग लगने की वजह से हुनू की मौत हो गई थी और उस बच्चे के सारे रिकॉर्ड्स भी जल गए थे और उसके सहयोगियों में से एक ने हुनू के शरीर की पहचान भी की थी। हालांकि चीफ को डाउट होने लगा था कि क्या हुनू अभी भी जिंदा है। तब उसे 3 साल पहले की फोन कॉल याद आई और उसमें बताया गया कि वो हुनू है जिसने फोन किया था। उसने कहा कि हत्या का असली अपराधी पिल्डो नहीं बल्कि किम हेंसू था, जो एक पशु आश्रय चलाता था। हुनू ने बताया कि किम हेंसू के घर पर उसे एक रेड बॉक्स में ब्रश मिलेगा। हालांकि चीफ को उसके घर पर कुछ नहीं मिलता है और किम हेंसू भी 3 साल पहले गायब हो गया था। किम हेंसू के पड़ोसियों ने बताया कि उसने 3 साल पहले अपना नाम बदल लिया था और उसके बाद से वो गायब हो गया। इसी दौरान हम देखते हैं कि किम को दोक्यान का कॉल आता है। किम उससे पूछता है कि वो मीजन को क्यों मारना चाहता है, लेकिन उल्टा दोक्यान उससे पूछता है कि वो उस लड़की को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है जिससे वो सिर्फ एक बार मिला है। जिसके बाद किम उससे पूछता है कि आखिरकार वो उससे क्या चाहता है, जिस पर दोक्यान का कहना था वो सिर्फ एक चीज चाहता है कि किम अपनी शक्तियों के साथ सच्चाई को देख सके। दूसरी तरफ जम जुनून को कॉल करके बताता है कि मीजन के पास से जो बाल पाए गए थे उसका डीएनए पिल्डो से मेल खाता है और जो जूते के निशान मिले हैं वे भी उसी जूते से मिलते हैं जो पिल्डो ने 20 साल पहले पहने थे। और साथ ही उसे पता चला कि पिल्डो मीजन के अपहरण के दिन जेल में नहीं था, क्योंकि उस दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद जुनून पिल्डो से बात करने के लिए जेल जाती है और अपने साथ किम को भी लेकर जाती है।
इस बीच मीजन की मां को जम का मैसेज आता है जिसमें उसे अस्पताल के बिल जमा करने के लिए कार से पर्स लाने को कहा गया था। तभी जूनन मीजन को कमरे में अकेला छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कमरे के बाहर गार्ड खड़ा है। उधर जुनून पिल्डो से बात करके कंफर्म करती है कि क्या मीजन के अपहरण के दिन वो अस्पताल में था। हालांकि पिल्डो बहुत कमजोर और बीमार लग रहा है, जिसे देखकर किम कहता है कि पिल्डो ने उन लड़कियों को नहीं मारा क्योंकि उसने 20 साल पहले आखिरी विक्टिम के हत्यारे को देखा था। अस्पताल में मीजन की मां उसके कमरे में वापस आने पर देखती है कि उनकी बेटी मर चुकी है। इधर किम जुनून को अपराधी का स्केच दिखाता है, जिसे देखकर जुनून उसे बताती है कि ये डोक्योन है और वो उनके साथ काम करता है। जुनून डोक्योन को कॉल करके उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है। डोक्योन उसे बताता है कि वो अस्पताल में मीजन के फ्लोर पर ही है। कुछ ही देर में जुनून और किम उसके पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर जुनून डोक्योन को किम से मिलवाती है। डोक्योन पीछे घूमते हुए किम की आंखों में देखता है और वो दोनों 20 साल पहले बच्चे थे तब मिले थे और उसके बाद आज पहली बार मिले हैं। किम फिर से डोक्योन की डेथ को देखता है, जहां वो एक छत पर खड़े थे और उनके चारों तरफ पुलिस थी और उसने किम पर गन रखी हुई थी। जिसके बाद वो कहता है कि जुनून को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इतना कहकर वो छत से गिर जाता है। डोक्योन की बात सुनने के बाद उसे जुनून की फिक्र होने लगती है। जिसके बाद सीन पास्ट में जाता है जब किम ने 20 साल पहले शीशे में खुद की मौत देखी थी, जिसमें वो एक समुद्र तट पर था। दिल का दौरा पड़ा था और उसके हाथ में एक हार था। दूसरी ओर उसके टीचर बेक ने अपना हाथ काट लिया था, जिससे वो बेहोश हो गए थे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें भर्ती कर लिया गया था। अस्पताल में जुनून भी अपने पिता डॉनहो के साथ आई हुई थी। उसके पिता जुनून को वेटिंग एरिया में बैठा कर चले जाते हैं और उसका वेट करने के लिए कहते हैं। जुनून किम के बगल में बैठी थी, जो कि सो रहा था। जब जुनून के पिता उसको ले जाने लगते हैं तब जुनून किम के हाथ में लॉलीपॉप थमाकर चली जाती है। जब किम सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके टीचर घर वापस लौट आए हैं। किम पूछता है कि उन्होंने खुद को मारने की कोशिश क्यों की, जबकि वो जानते थे कि उनकी मौत कैसे होगी, क्योंकि टीचर बेक को उसकी मौत के बारे में ठीक उसी तरह पता था जैसे किम को उसकी मौत का पता था। बेक कहता है कि अपनी मौत के बारे में जानना ज्यादा दर्दनाक होता है। वो किम को बताते हैं कि एक कार एक्सीडेंट में उनके पार्टनर की जान चली गई थी। बेक ने कहा कि अगर उसे अपने पार्टनर की मृत्यु के बारे में पता होता तो क्या वो उस समय उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं करते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉनहो पिल्डो को अपराधी समझकर उसका पीछा कर रहा था और वो दोनों एक गोदाम में पहुंच गए थे, जहां पिल्डो डॉनहो पर हमला कर देता है, जिससे डॉनहो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पिल्डो ये देखकर हैरान रह गया था। साथ ही पुलिस चीफ उनके पीछे पहुंच गए थे और ये सब देखकर वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। जिसके बाद जब वो पिल्डो को अरेस्ट करके ले जा रहे थे तब पिल्डो कंफ्यूज था और उसे लग रहा था कि उसने डॉनहो को नहीं मारा है। ये सब उसका बेटा हुनू भी देख रहा था और जिस तरह से लोगों ने पुलिस स्टेशन में उसके पिता के साथ व्यवहार किया, उसे देखकर वो सदमे में था। जिसके बाद रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उसकी फोटो लेने लगते हैं। उस वक्त जम भी उसकी फोटो के लिए खड़ा था और ये सब देखकर हुनू उदास हो गया था। इतना सब होने के बाद हुनू की माँ शहर छोड़ने के लिए बस स्टेशन गई। वहीं उसकी माँ ने उसे कुछ खाना दिया और कहा कि वह कुछ ही देर में वापस आ रही है, लेकिन वो हुनू को बस स्टेशन पर छोड़कर अकेली ही बस में बैठकर चली जाती है। जिसके बाद हुनू ने अपनी माँ को फिर कभी नहीं देखा। हुनू को होप अनाथालय के पास भेजा गया, जहां उसकी मुलाकात जुनून से हुई, क्योंकि जुनून के पिता की मृत्यु हो गई थी और ये तो आपको पता ही होगा कि कैसे हुई थी, इसलिए उसे भी अनाथालय में रहना था। वहां हुनू ने देखा कि जूम जुनून की काफी फोटो ले रहा है और गुस्से में हुनू जूम का कैमरा लेता है और उसे तोड़ देता है। हुनू उसे और फोटो लेने से मना करता है और उसे आराम से रहने को कहता है। जिसके बाद जुनून हुनू का पीछा करती है और उसे धन्यवाद कहते हुए उसका नाम पूछती है, लेकिन हुनू उससे कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है। इसी दौरान टीचर बेक किम के साथ अनाथालय का दौरा करते हैं और बाकी बच्चों को किम की क्षमता के बारे में बताते हैं, जहां सभी बच्चे उसे हुनू को देखकर उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं। किम बताता है कि वो पुलिस अधिकारियों के सामने इमारत से गिर जाएगा। तभी सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। इस बार किम डोक्योन का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आस्तीन खींचता है। उसके हाथ पर एक कट लगा हुआ था जो मीजन ने खुद को बचाते हुए उसे मारा था। डोक्योन कहता है कि क्या जुनून ये साबित करना चाहती है कि वो हत्यारा है। तभी किम चिल्लाकर कहता है कि वो उससे क्या चाहता है। दूसरी तरफ पुलिस चीफ किम को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है और कहता है कि क्या किम को पूरा भरोसा है कि डोक्योन ही किलर है। यह सुनकर किम गुस्से में कहता है कि अगर पुलिस प्रमुख ने उसे तेजी से काम करने दिया होता
तो मीजन अभी जिंदा होती। किम कहता है कि उन्हें अपराधी के डीएनए को मीजान के नाखून से मिले डीएनए से मिलाना चाहिए ताकि वो कंफर्म कर सकें। जिसके बाद वो अपने टीचर बेक के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया कि वह जुनून की मौत को नहीं देख सकता, जबकि वो सब कुछ जानते थे। बेक कहता है वो उसकी डेथ इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि जुनून की डेथ का कारण वो खुद ही है। दूसरी तरफ बोंगसू सीसीटीवी फुटेज देखकर चीफ को बताता है कि फुटेज में किसी को उसके कमरे में जाते हुए देखा गया है, लेकिन उसने मास्क पहन रखा है। इसलिए अपराधी को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि मीजान के नाखूनों के अंदर पाया गया डीएनए है। जिसके बाद पुलिस चीफ दोक्योन से पूछताछ करना शुरू कर देता है। चीफ ने पूछा कि क्या वो होप अनाथालय में हुनू नाम के लड़के को जानता है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, वो जानता था, लेकिन सभी बच्चे उसे नहीं जानते थे क्योंकि कोई भी उसका दोस्त नहीं था। दोक्योन से पूछताछ करने के बाद जुनून चीफ पूछती है कि उन्होंने उसे आज तक बताया क्यों नहीं कि जिस लड़के से उसने अनाथालय में दोस्ती की थी वह हुनू था। जिसके बाद चीफ वापस से पूछताछ वाले रूम में जाता है और दोक्योन के कप को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज देता है और उसकी जगह नया कप रख देता है। इसके बाद वो जुनून को बुलाता है और कहता है कि मीजान के नाखूनों से मिला डीएनए पिल्डो का है, और क्योंकि अभी तक उन्हें डोक्योन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्हें डोक्योन को छोड़ देना चाहिए। जुनून ने चीफ से पूछा कि क्या ये सच है कि पिल्डो ही मिडनाइट किलर है। हालांकि चीफ ने केवल इतना कहा कि पिल्डो की उंगलियों के निशान आखिरी पीड़ित की बॉडी पर थे और सभी पीड़ित कंस्ट्रक्शन साइट पर पाए गए जहां पिल्डो काम करता था। जिसके बाद जुनून ने फिर से पूछा कि पिल्डो का डीएनए मीजान के नाखूनों में कैसे पाया जा सकता है और क्या उन्हें यकीन है कि पिल्डो ही दोषी है। ये सुनने के बाद चीफ जुनून की बात का कोई जवाब नहीं देते और चुप रहते हैं। इधर किम दोक्योन के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह अपने पिता का बदला लेना चाहता है, लेकिन किम की बात सुनकर वो हंसने लगता है। तब किम उसे एक ऑफर देता है और बताता है कि इसमें हत्या शामिल नहीं है। दोक्योन को लगता है कि शायद ये ऑफर उसकी डेथ की भविष्यवाणी बदल सकता है। दूसरी तरफ मीजन की मां जूम को हानू के साथ फोन पर बात करते हुए देखती है। वो बताता है कि मीजन के नाखूनों में जो डीएनए मिला है वो पिल्डो का है। तभी मीजन की मां जूम से फोन छीनकर खुद बात करने लगती है। हनु बताता है कि पिल्डो ही मीजन का हत्यारा है और मीजन की हत्या के वक्त वो हॉस्पिटल में ही था। जिसके बाद वो जम से कहती है कि वो उन सभी को बर्बाद कर देगी जिन्होंने उसकी बेटी को मारा है। इसी दौरान पिल्डो इलाज के लिए फिर से हॉस्पिटल आता है और दूसरी तरफ पुलिस चीफ जेल जाता है, जहां वो पिल्डो की सेल से उसका टूथब्रश ले लेता है और उसे फोरेंसिक लैब में लाकर उसके डीएनए को डोक्यों के कप से मिले डीएनए की जांच करवाता है। अगले दिन जुनून चीफ से कहती है कि वो उससे कुछ छिपा रहे हैं, जिस पर चीफ बताता है कि शायद दोक्योन ही हुनू है जो कि पिल्डो का बेटा है। साथ ही चीफ यह भी कहता है कि उन्हें कुछ साल पहले एक फोन आया था। उनका मानना है कि वो दोक्योन या हुनू ही था और फोन करने वाले ने दावा किया था कि असली हत्यारा किम हेंसू है और गलत व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसका मजाक उड़ाया था। पुलिस चीफ अभी भी डोंगजू की मौत से परेशान था और उसे अफसोस था कि उसकी गलती की वजह से डोंगजू की जान गई थी। जिसके बाद वो डीएनए टेस्ट के रिजल्ट के लिए हॉस्पिटल आते हैं, जहां जुनून रिजल्ट को लेकर काफी बेताब थी। तभी वो किम से मिलती है। वो उसे बताता है कि उसने अभी पिल्डो की डेथ होते हुए देखी, जिसमें वो एक ऑपरेशन टेबल पर लेटा है और पास में खड़ा डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से उन्होंने लॉबी में चीखने की आवाज सुनी और देखा कि मीजन की मां ने पिलोट पर चाकू से हमला कर दिया है और पिल्डो नीचे पड़ा था। जुनून पिल्डो बचाने के लिए उसके पास गई, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद मीजन की मां को पुलिस कार में ले जाया गया, जहां सभी रिपोर्टर्स उसकी फोटो लेने लगते हैं। हालांकि जम उन सभी को तस्वीरें लेने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उधर किम जुनून से कहता है कि पिल्डो की मृत्यु उसकी वजह से नहीं हुई है और उसमें जुनून की कोई गलती नहीं है। साथ ही बताता है कि दोक्योन ही हुनू है और वो पिल्डो का बेटा है, जबकि किम पहले से ही इस बात को जानता था। इधर दोक्योन के सामने उसकी टेबल पर पिल्डो की बॉडी रखी थी और जुनून उससे कह रही थी कि जो भी गलत हुआ है उसे वो केस में लिखेगी ताकि सबको इंसाफ मिल सके। लेकिन दोक्योन उससे कहता है कि वो सब लिखने से कुछ भी नहीं बदलेगा। जिसका जवाब देते हुए जुनून कहती है कि जो पीछे रह गए हैं शायद उससे उनकी जिंदगी बेहतर बन सके। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जुनून के जाने के बाद दोक्योन रोने लगता है क्योंकि उसने 20 साल में पहली बार अपने पिता को छुआ था। अगले दिन किम ब्लैक मार्केट में किसी से मिलने जाता है और कुछ छोटे छोटे कैमरे खरीदता है और एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस मांगता है। दुकानदार उसे ट्रैकर्स से भरा एक बॉक्स देता है जो ज्वेलरी की तरह दिखता था। उस बॉक्स को खोलने पर वह चौंक जाता है क्योंकि उसमें वही हार था जो उसने अपने भविष्य में मरते समय देखा था। दूसरी ओर
पुलिस चीफ अपने सुपीरियर्स के सामने कबूल करता है कि उसने पिल्डो के खिलाफ गलत सबूत बनाए थे ताकि वह मिडनाइट किलर जैसा दिखे, जबकि मिडनाइट किलर तो किम हेंसू था। वो 3 साल पहले लापता हो गया था, इसलिए चीफ के सीनियर ने उसे पुलिस फोर्स के सम्मान को बनाए रखने के लिए इस बात को कवर करने के लिए कहा। इस बीच किम कैमरे की मदद से डोक्योन पर नजर रखे हुए था और उसकी मदद से उसने डोक्योन के घर का पासवर्ड पता कर लिया था। उधर पुलिस स्टेशन में जुनून को बताया गया था कि पिल्डो मीजन का कातिल नहीं है। साथ ही चेयरमैन हान ने जुम से पूछा कि उसे क्यों लगता है कि पिल्डो ही दोषी है। तब जम कहता है कि उसे एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें पिल्डो का डीएनए मीजन की बॉडी से मिले डीएनए से मैच कर रहा था और वह इस बारे में जानता था। उसके बाद हान ने कहा कि पिल्डो के खिलाफ गलत सबूत गढ़े गए थे। इतना सुनते ही जम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अपनी पत्नी से मिलने चला जाता है और देखता है कि उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी को यह नहीं बताता कि पिल्डो निर्दोष था। पुलिस चीफ अपनी टीम के साथ बात करके मामले को संभालने का फैसला करता है। उन्होंने डोक्योन से माफी मांगने का अपना प्लान बताया और उम्मीद की कि डोक्योन को मीजन की हत्या के लिए कन्फेस करने के लिए समझाएंगे। जिसके बाद किम डोक्योन के घर में घुस गया। जब दूंग काम पर गया हुआ था, उसने डोक्योन के पूरे घर में अपने कैमरे लगा दिए और जब वह कैमरा लगा रहा था तब उसे फर्श के नीचे कुछ महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह ठीक से उस जगह की तलाशी कर पाता तभी डोक्योन घर लौट आता है। लेकिन डोक्योन के घर के अंदर आने से पहले ही किम वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ कार में बैठे जुनून और बाकी लोग चीफ के कोर्ट में छिपे कैमरे से देख रहे थे। चीफ पिल्डो के खिलाफ सबूतों को गलत साबित करने के लिए डोक्योन से माफी मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ जाता है और बताता है कि उस समय डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं हो रही थी, इसलिए उसने फोरेंसिक लैब से बात करके झूठी रिपोर्ट बनवा दी थी। चीफ कहता है वह इस गलती के लिए पिल्डो के खिलाफ सबूत को खत्म कर देंगे और जनता से माफी भी मांग लेंगे अगर वो खुद मीजन की हत्या का आरोप खुद पर लगा ले। तभी अचानक डोक्योन चीफ के कोर्ट में छिपा हुआ कैमरा निकाल लेता है और कैमरा में देखकर जुनून से पूछता है कि क्या यही है गलतियों को मिटाने और सभी के साथ इंसाफ करने का तरीका। उसके बाद वो चीफ से कहता है कि उन्हें 20 साल पहले माफी मांगनी चाहिए थी। कुछ ही देर बाद किम कैमरे की मदद से देखता है कि डोक्योन बेसमेंट में बने सीक्रेट रूम में जा रहा था। उसके बाद किम जुनून से अकेले में बात करने लगता है। किम कहता है कि वो कोरिया मास्टर बेग की वजह से आया था क्योंकि उसने सुना था कि उसकी तरह मास्टर बेग भी मौत को देख सकते हैं, लेकिन तब तक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। किम जुनून को एक हार देता है और बताता है कि यह एक ट्रैकिंग डिवाइस है। साथ ही बताता है कि उसने भविष्य में मरते हुए खुद को इस हार को पकड़े हुए देखा था, इसीलिए वह जुनून को हार दे देता है और कभी वापस न करने को कहता है। उधर मीजान के अंतिम संस्कार में जुम अपनी पत्नी को बताता है कि पिल्डो ने मीजान को नहीं मारा और असली हत्यारे को खोजने की कसम खाता है। इसी दौरान हम डोक्योन को देखते हैं जिसने कैनवो से अब अपनी नई पहचान बनवा ली थी। किम डोक्योन को फोन करके बताता है कि अगर वह चाहे तो वह उस मौत को बदल सकता है और साथ ही कहा कि उसके पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा हत्यारा बने। अगला दिन किम चुपचाप डोक्योन के घर में घुस जाता है और सीधा सीक्रेट रूम में पहुंचता है। वहां उसने एक आदमी को देखा जिसे डोक्योन ने बंद कर रखा था। ठीक से देखने पर उसे पता चला कि वो किम हेंसू था जिसे मिडनाइट किलर कहा जाता है और वो 3 साल पहले गायब हो गया था। किम हेंसू ने किम को कमरे के एक कोने में जाने के लिए कहा क्योंकि डोक्योन ने उस रूम में कैमरा लगा रखे था। दूसरी तरफ डोक्योन केज की फुटेज देखते ही जल्दी से घर वापस आने लगता है और इधर किम को जैसे ही डोक्योन की वापसी का एहसास होता है वो तुरंत वहां छुप जाता है और पुलिस को किम हेंसू के बारे में नहीं बताने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद डोक्योन घर पहुंच जाता है और उसके साथ जुनून भी थी। वो दोनों लिविंग रूम जाते हैं और डोक्योन के पिता के बारे में बात करने लगते हैं। जुनून डोक्योन से कहती है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन डोक्योन यह स्वीकार करने से इनकार कर देता है कि वह वो नहीं है जिसने मीजान को मारा है। जिसके बाद जुनून उसके पास से सीधा किम के पास जाती है और मिलने के बाद किम उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है। घर जाते हुए उसने जुनून को बताया कि डोक्योन ने अपने बेसमेंट में किम हेंसू को किडनैप कर रखा है। साथ ही उसने जुनून को वीडियो रिकॉर्ड करने और इस जांच में आगे हस्तक्षेप न करने के लिए कहा। इसके अलावा पुलिस चीफ जुनून की बात मानकर डोक्यों के घर की तलाशी लेने के लिए मान जाते हैं और कुछ अधिकारियों को डोक्यों के घर पर भेज देते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद चीफ जुनून को बहुत डांटते हैं। इसके बाद जुनून टीचर बेक से मिलने के लिए जाती है जिन्होंने किम की चमत्कारी दृष्टि के बारे में बताया और साथ ही बताया कि वह उसकी मौत को क्यों नहीं देख सकते। इस बीच किम को जीपीएस ट्रैकर की मदद से डोक्योन का बोट मिल गया था, लेकिन तभी डोक्योन किम को कॉल करके बताता है कि उसने उसके लिए कई ट्रैकर लगा रखे हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोक्योन ने किम के द्वारा उसके घर में लगाए
लगाए गए कैमरा को ढूंढ लिया था और यह सब करने के लिए उसे बहुत पछतावा हो रहा था। इसके बाद किम डोक्योन के घर पहुंचता है और देखता है कि वहां उसका कोई भी निगरानी कैमरा नहीं है और दरवाजे पर एक छोटा सा नोट चिपका हुआ है। उस पर लिखा था कि इस सब के लिए वह सिर्फ पछताएगा। इसके बाद किम सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पूछता है कि जुनून कहाँ है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वे लोग भी जुनून को ही ढूंढ रहे थे। तभी यानवो किम को कॉल करके बताती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे घर आने के लिए बोलती है। घर पहुंचने पर भी किम अभी भी यही कह रहा था कि यह सब उसकी गलती है क्योंकि उसने ही डोक्योन के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अचानक उस रात किम को एक जीपीएस के कोऑर्डिनेट मिलते हैं, जिसके बाद वह तुरंत ही वहां से कोऑर्डिनेट की तरफ जाने लगता है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद वहां जुनून होगी। उसके बाद हम डोक्योन को देखते हैं जो एक इलेक्ट्रिशियन बनकर किम के घर आता है। टीचर बेक उससे पूछते हैं कि वह कौन है और बाद में उसके लिए गेट खोलते हैं। उधर किम जीपीएस वाली लोकेशन पर पहुंच गया था और वहां पहुंचने पर वह देखता है कि जुनून बीच पर अकेले टहल रही थी, जिसे देखकर उसे राहत मिलती है। जुनून उसे बताती है कि वह टीचर बेक से मिली थी। उन्होंने उससे कहा कि उसकी मौत किम के कारण होगी, लेकिन फिर वह स्वीकार करती है कि उसकी वजह से ही किम इस झंझट में पड़ा। भले ही किम इस सब में शामिल नहीं होना चाहता था। किम उससे कहता है कि उसे इन सब बातों पर ध्यान न देकर इस पल को अच्छे से जीना चाहिए और आखिरकार वह जुनून से अपने दिल की बात कह देता है कि वह उसे पसंद करता है। उधर डोक्योन टीचर बेक से भिड़ जाता है और कहता है कि वह उन लोगों से तंग आ चुका है जो मौत को देख सकते हैं। टीचर बेक उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वह चाहे तो डोक्योन का अंत बदल सकता है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद युनवो जब वापस घर लौट आती है तो वह टीचर को बाथटब में मृत और खून से लथपथ देखकर चौंक जाती है। थोड़ी ही देर बाद किम और जुनून भी घर पहुंचते हैं। किम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके गुरु की मृत्यु का कारण आत्महत्या कैसे हो सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोक्योन घायल हो गया था और घर पहुंचने के बाद वह घाव की पट्टी करता है। इस बीच जम उसका पीछा करने के बाद डोक्योन को उसके घर के बाहर से देख रहा था, जिसके बाद जम अपनी एक साथी को फोन करके उसे डोक्योन और हुनु की जांच पड़ताल करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ किम बहुत दुखी और गुस्से में बैठा था क्योंकि उसके गुरु की तस्वीर नहीं मिल रही थी। युनवो बताती हैं कि गुरुजी ने जानबूझकर अपनी सारी तस्वीरें जला दी थीं ताकि किम उनकी मृत्यु न देख सके। युनवो इस बात के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन किम इस बात से और नाराज हो जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी कैद नहीं हुआ। इस बीच डोक्योन टीचर की ऑटोप्सी करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां वह टीचर बेक के करीबी दोस्त किम से मिलता है, जो एक ऑटोप्सी एक्सपर्ट है। डोक्योन उनसे कहता है कि उसे बहुत खुशी है कि वह उनके साथ ऑटोप्सी करने में मदद करेगा। मिस्टर किम के जाने के बाद किम डोक्योन से बात करता है। डोक्योन कहता है कि अगर ऑटोप्सी का परिणाम आत्महत्या निकला तो किम को खुद पर शर्म आनी चाहिए। इस पर किम उससे बताता है कि टीचर बेक ने ही उसे अनाथालय का स्पॉन्सर बनाया था, जिसे सुनने के बाद डोक्योन शॉक रह जाता है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां डोक्योन ने टीचर बेक को बाथटब में डाल दिया था और उन्हें तकलीफ दे रहा था। वह कहता है कि उनकी मौत का कारण किम है। टीचर उससे कहते हैं कि वह कभी भी अपनी मौत का रहस्य नहीं जान पाएगा। ये सुनने के बाद डोक्योन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह टीचर बेक को जान से मार देता है। वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहां डॉक्टर किम ने किम और पुलिस को बताया कि इस बात को कंफर्म करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि टीचर बेक की हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर डोक्योन बचकर वापस घर चला जाता है। घर पर किम अपने गुरु का लिखा एक लेटर पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि यह उसकी पसंद थी, इसलिए उसमें किम की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसे पढ़ने के बाद किम रोने लगता है। बेक के अंतिम संस्कार में युनवो ने जुनून से बात करते हुए उसे बताया कि गुरुजी ने जानबूझकर अपनी सभी तस्वीरें नष्ट कर दी थीं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किम को उनकी मृत्यु के बारे में पता चले। इस बीच जुम भी बेक के अंतिम संस्कार में आया था। तभी उसे हानु का फोन आता है, जो उसे बताता है कि डोक्योन ही पिल्डो का बेटा है और वही हुनु भी है। तभी जुम पलट कर देखता है कि डोक्योन उसके पीछे ही खड़ा है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है। अगले दिन जब जूम सोकर उठा तब उसने देखा कि वह किसी तहखाने में बंद है और उसी तहखाने में किम हेंसू भी बंद था। डोक्योन उसे बताता है कि उसका पिता मिडनाइट किलर नहीं था, बल्कि वह आदमी है जो उसके बगल में बराबर में ही बंद है। दूसरी तरफ किम ने उस लेडी की तस्वीर देखी जिसे बेक प्यार करते थे। उसने युनवो से कहा कि क्या वह इस लेडी के परिवार को ढूंढ सकती है, शायद उनके पास टीचर बेक की कोई तस्वीर हो। उसके बाद किम उस लेडी की बहन से मिलती है जिसे टीचर बेक प्यार करता था, जिसका नाम मिसेस ली होता है। किम मिसेस ली को बताता है कि उसकी बहन की मृत्यु पर बेक ने अफसोस जाहिर किया था, जिसके बाद उसने मिसेस ली से पूछा कि क्या उनके पास टीचर बेक की कोई तस्वीर है, लेकिन ली उससे कहती है कि क्या वह किसी को भी मौत के मुंह में देख सकती है, जिस पर किम ने उन्हें सड़क पार करते समय सावधान रहने के लिए कहा।
और ली वहां से चली जाती है। ली सड़क किनारे खड़ी थी और उसे किम की बताई हुई बात याद आती है, जिससे उसकी जान एक दुर्घटना से बच जाती है। इधर जुनून को यकीन हो गया था कि बेक की मौत से डोक्योन का कुछ तो लेना देना था, जिसके बाद पूरी पुलिस टीम उस कैमरे को तलाश करती है जिसे डोक्योन ने किम की जासूसी करने के बदले में लगाया था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद जुनून खुद को एक जासूस के रूप में टीचर बेक की मौत की कल्पना करती है। उसे लगता है कि बेक की हत्या करते समय डोक्योन को कुछ चोटें आई होंगी, जिसके बाद उसने सिंक में घाव को साफ किया होगा। लेकिन जब जुनून ने सिंक के नीचे देखा तो वहाँ खून का कोई निशान नहीं था। फिर उसने सिंक का पाइप खोलकर देखा तो वह भी बिल्कुल साफ था। तभी हम देखते हैं कि किम एक चर्च में बैठा था। उसके पास टीचर बेक की मॉम का मैसेज आता है, जिसमें उसने बेक की एक लेडी के साथ फोटो भेजी थी जिसे वह प्यार करता था। उस फोटो से किम ने देखा कि डोक्योन ने ही टीचर बेक को मारा है। तब किम सीधा घर जाता है और बाथरूम में उसे डोक्योन का लगाया हुआ कैमरा मिलता है। उसने डोक्योन को जानबूझकर पाइप से खून गिराकर दिखाया, जो कि डोक्योन को दोषी साबित करने का सबूत था। इसके बाद किम डोक्योन के लगाए सारे सीसीटीवी कैमरास नष्ट कर देता है, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि डोक्योन ने ही बेक को मारा है। और दूसरी तरफ डोक्योन को यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जब युनवो को पता चला कि किम पुलिस टीम के साथ फील्ड वर्क करेगा, तो युनवो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन किम का कहना था कि उसे पुलिस स्टेशन में अपने दुश्मन के बारे में जानना है। पुलिस टीम उन चीजों पर बात करती है जो उन्हें पता होती हैं, लेकिन उनके पास डोक्योन, जम और किम हेंसू के बीच का कोई सबूत नहीं था। तभी किम ने उन सभी की तस्वीरें दीवार पर देखीं और जम की फोटो देखकर उसे पता चला कि जम के शरीर के चारों ओर बॉम्ब लिपटे हुए होंगे और वह पुलिस स्टेशन में फट जाएगा और उसके साथ साथ पुलिस चीफ सहित पूरी टीम भी मर जाएगी। लेकिन वह सोचने लगता है कि जब विस्फोट होगा तो उस वक्त जुनून कहाँ होगी। इस बीच जम किम हेंसू से बात कर रहा था। जुम का मानना था कि पिल्डो ही मिडनाइट किलर है, क्योंकि ज्यादातर विक्टिम्स उसके काम करने की जगह पर पाए गए थे। किम हेंसू हंसते हुए कहता है कि वह पिल्डो के काम करने की जगह पर उसके पहुंचने से पहले ही विक्टिम्स का बटुआ वहां जानबूझकर रखता था, ताकि पिल्डो उसे ढूंढ सके। पिल्डो बटुए से पैसे निकालकर विक्टिम का आईडी कार्ड वहीं फेंक देता था, लेकिन उसे यह नहीं पता होता था कि आईडी कार्ड पर उसका डीएनए रह गया है, और इसी वजह से पुलिस को जब भी विक्टिम का आईडी कार्ड मिला तो उस पर पिल्डो का डीएनए मैच कर जाता था। हेंसू बताता है कि हॉस्पिटल में जिस महिला की हत्या हुई थी वह भी उसी ने की थी, और उसके रूम का पता उसे जम के आर्टिकल से मिला था। हेंसू यह भी बताता है कि उन्होंने गलत आदमी को टॉर्चर किया था। साथ ही कहा कि डोक्योन ने उसकी बेटी को वैसे ही मारा था जैसे उसने 7th विक्टिम को मारा था, और कहा कि उसने अपनी बेटी को खुद की गलतियों की वजह से खोया है। बेटी की मौत के बारे में सुनने के बाद जम को गुस्सा आ जाता है। इस बीच किम हत्यारे को सामने लाने के लिए उन सभी को आइडिया तरीका बताता है, जिस पर पुलिस चीफ भी पास्ट में किए गए गलत कामों के बारे में सच्चाई बताने के लिए सहमत हो जाता है और जनता के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन यह खबर वायरल हो जाती है कि किम हेंसू ही मिडनाइट किलर है। इस बीच डोक्योन को एक आर्टिकल मिला है जिसमें लिखा था कि उसे एक बार मीजन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद के लिए डोक्योन को उसके बॉस के ऑफिस में बुलाया गया। किम वहां पहले से ही था और उसके बॉस उसे उसकी पिछली गिरफ्तारी के बारे में नहीं बताने के लिए डोक्योन को उसके पद से निकाल देते हैं। इसके बाद लिफ्ट में जाते हुए किम डोक्योन से कहता है कि यह तो अभी शुरुआत है, जिस पर डोक्योन कहता है कि वह खुद तय करेगा कि वह कैसे मरेगा, तब तक वह वैसे ही लाइफ जिएगा जैसी वह चाहता है। किम ने वादा किया कि डोक्योन का जीवन अब आसान नहीं होगा। लिफ्ट से निकलने के बाद डोक्योन को पत्रकार घेर लेते हैं, जबकि किम उसे नजरअंदाज करते हुए एक सुकून वाली मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चीफ ने पिल्डो के खिलाफ गढ़े गए सारे गलत सबूतों के लिए माफी मांगते हुए कहा कि पिल्डो को उस अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया था जो उसने नहीं किया था। जैसे ही चीफ वहां से जाने वाले थे, तब किम उनके पास आता है और कहता है कि वह जुनून की हेल्प करेंगे अगर जुनून असफल हो जाए। चीफ ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, लेकिन किम कहता है कि उन्हें समय आने पर पता चल जाएगा। अगले दिन रिपोर्टर डोक्योन के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। रिपोर्टर हैंगू ने रिपोर्टर वी को बताया कि जब डोक्योन का खाना खत्म हो जाएगा तब वो घर से बाहर आ जाएगा। उनका मानना था कि दूसरे पत्रकारों को उनसे पहले पता नहीं चलना चाहिए कि डोक्योन पिल्डो का बेटा है, जिसका नाम हुनू भी है। डोक्योन बेसमेंट के रास्ते से घर से बाहर निकल जाता है ताकि वह पत्रकारों की नजरों में न आ सके, जिसके बाद वो जुनून के पीछे जाने लगता है। हालांकि जुनून को एहसास हो गया था कि डोक्योन उसका पीछा कर रहा है। तभी सीन पास्ट में जाता है जब डोक्योन को जुनून से प्यार हो गया था। उस वक्त डोक्योन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उसे पुलिस अधिकारी के रूप में देखेगा। डोक्योन ने बताया कि उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह असली दून की हत्या के लिए खुद को दोषी मानता था, लेकिन जिस दिन उसने जुनून को देखा था वो उसी दिन से शांति से सोने लगा था।
उस वक्त डोक्योन को स्टोरेज रूम में एक लाल बॉक्स में कुछ सबूत मिले, लेकिन तभी वहाँ किम हेंसू उस पर हमला कर देता है, लेकिन डोक्योन उसे नॉक कर देता है। वापस से हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ डोक्योन जुनून को अपने पिता की कब्र पर देखता है। तभी किम कुछ फूल लेकर उसके पास आता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। किम उससे कहता है कि वो एक साथ घर चल सकते हैं। ये सब देखकर डोक्योन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती थी। घर पहुंचने पर किम को पता चलता है कि डोक्योन के घर का कोड 119 है, जो कि है जुनून के पिता की मृत्यु की डेट है। तब किम को एहसास हुआ कि डोक्योन जुनून को पसंद करता है। इसके अलावा उसने डोक्योन को घर के बाहर छाया में इंतजार करते हुए देखा। किम ने डोक्योन से कहा कि वो उससे जो पूछना चाहता है पूछ सकता है, क्योंकि अब उसके पास उसे मारने के बहुत सारे रीजन हैं और वह ऐसा करने के लिए तैयार है, और वो जुनून को बचाने के लिए उसे मारने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा किम कहता है कि भविष्य में डोक्योन जुनून को मार डालेगा, इसलिए वो डोक्योन को जुनून से दूर जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हांगू और यी ने बताया कि जूम गायब हो गया है। वो बताते हैं कि जम टीचर बेक की मृत्यु के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि डोक्योन पिल्डो का बेटा है। ये सुनने के बाद जुनून उनसे कहती है जम को ढूंढने के लिए उन्हें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तभी जुनून को डोक्योन का कॉल आता है और कहता है कि वो खुद को सरेंडर करना चाहता है। जिसके बाद टीम ने डोक्योन और उसके पिल्डो से रिलेशन के बारे में एक न्यूज देखी, जिसके बाद डोक्योन को पूछताछ के लिए लाया जाता है, जहां किम डोक्योन से कहता है कि अगर वो अपना अपराध कबूल कर लेता है तो उसकी मौत बदल जाएगी। जिसके बाद डोक्योन बताता है कि वो जो पिल्डो का बेटा है और उसका नाम हुनू है। इसके अलावा वो एक्सेप्ट करता है कि उसने असली डोक्योन के साथ साथ जम की बेटी और मास्टर बेक को मारा है, और उनको एक फ्लैशर ड्राइव देता है जिसमें बेक की हत्या करने वाले की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। डिटेक्टिव टीम फ्लैशर ड्राइव की जांच करती है और वे देखते हैं कि किम पाइप में खून फेंक रहा था। दूसरी तरफ टीम लीडर हान को याद आता है कि किम ने उसे बताया था कि वो सभी बम फटने से मर जाएंगे। किम के रूम में एंटर होते ही जुनून ने अपनी मौत के बारे में पूछा, जिस पर किम बताता है कि वो सब बम फटने से मारे जाएंगे। जिसके बाद टीम लीडर हान और उनकी टीम डोक्योन के घर जाते हैं। वहाँ उन्हें लाल बॉक्स मिलता है जिसमें मिडनाइट किलर या फिर किम हेंसू ने पीड़ितों के बाल रखे थे। हान उम्मीद करता है कि वह जो पिल्डो के बजाय किम हेंसू को ढूंढ सकता है। इस बीच किम हेंसू और जुम को दिखाया जाता है, जो सुनसान जगह में एक दूसरे से बंधे हुए थे। किम हेंसू जम से कहता है कि अगर वे अंदर रहेंगे तो वे दोनों मर जाएंगे, लेकिन जम कहता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। अगले दिन जुनून डोक्योन से पूछती है कि उसने किम हेंसू और जुम को कहाँ छिपाया है, जिसका जवाब देते हुए वह उसे 3 शर्तों को मानने के लिए कहता है। डोक्योन कहता है कि उसे सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ किम हेंसू और जुम के पास जाना होगा, लेकिन वहाँ कोई भी मीडिया रिपोर्टर नहीं होना चाहिए और साथ ही किम को भी वहाँ आना होगा। दूसरी तरफ किम हेंसू जम को खोल देता है और उसे डोक्योन को मारने के लिए कहता है, लेकिन जुम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। किम हेंसू जम को जगाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस बीच डोक्योन बाकी पुलिस टीम को उस स्थान पर लाता है जहां उसने किम हेंसू और जम को बांधा था। उस जगह पुलिस ऑफिसर्स में से एक डोक्योन की सुरक्षा के लिए पीछे रहता है। इस बीच जुनून और बाकी टीम उसके ठिकाने की तलाश में निकल जाते हैं। पूरी पुलिस टीम जम का नाम चिल्लाते हुए उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच जम को होश आ जाता है और तुरंत उठते ही वो किम हेंसू का गला घोंटने लगता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि डोक्योन ने पागल आदमी को मारने के बजाय उसे बंद करके क्यों रखा। जूम चाहता था किम हेंसू को अपनी सभी गलतियों के लिए जेल में सड़कर भुगतान करना पड़े, इसीलिए जूम ने किम हेंसू को खोल दिया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगा, लेकिन तभी किम हेंसू ने उस पर हमला कर दिया और वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो पर 2000 लाइक्स पूरे कर दें। जैसे ही 2000 लाइक्स पूरे होंगे, आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी देखने को मिल जाएगा।